बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा डे 3 है फॉर द बोरिक रिपर्टरी। और मैं क्योंकि एक दो दिन दरमियान में वीडियोस नहीं डाल सकी कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन सोचा कि आज इस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। तो आज के लिए मैंने जो मेडिसिन सेलेक्ट की है वो भी एज़ यूजुअल अभी स्टमक सीरीज़ पे चल रही है। मैं GIT सीरीज़ पे ही फ़िलहाल बात कर रही हूँ। मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि मेरा एक मेडिसिन का पैटर्न रखने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम एक मीडिया मेडिका को पढ़ रहे हैं तो जाहिर है एक स्पेसिफिक सिस्टम के हिसाब से उसकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं। और मैं क्योंकि अभी ना तो रिपर्टरी को डिस्कस कर रही हूँ, ना कोई ज़्यादा दूसरे मटीरियल मेडिकास को डिस्कस कर रही हूँ। मेरा मेन टारगेट जो है या मेन मकसद जो है वो बोरिक के साथ अपना एक रिलेशन बिल्डअप करना है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये मेडिसिन डिस्कस करूँ तो आप लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझसे मुझसे ज़रूर मुझे बताएं कि मैंने क्या जो आपसे एक्सप्लेन किया है उसमें मेरा क्या बहुत अच्छा लगा और मेरे से क्या गलती हो रही है या मैं क्या चीज़ मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ। क्योंकि ये सीखने सिखाने का मरहला है और सीखने सिखाने में इंसान गलती भी करता है। तो डेफिनेटली अब मैं भी अपना जब मैं एक मेडिसिन को मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ तो कई जगहों पे कई चीज़ों को मैं भी किसी और तरह अंडरस्टैंड करती हूँ। बाज़ दफ़ा जब आप उसी मेडिसिन को किसी दूसरे डॉक्टर के साथ डिस्कस करें तो मैंने देखा है कि वहाँ से भी आपको बड़े अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग उस मामले में बहुत बेहतर होती है। तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में गाइड करें। जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ कैसे चीज़ें इंप्रूव कर सकती हूँ और जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो कैसे मज़ीद हेल्पफुल हो सकती हैं मेरे लिए भी एंड एज़ वेल एज़ आपके लिए भी। तो अगर आपके पास मटीरियल मेडिका मौजूद है तो अच्छी बात यह है कि आप मटीरियल मेडिका ओपन कर लें ताकि जो भी डिस्कशंस हैं या जो भी स्पेशली टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो थोड़ी सी अंडरस्टैंड की जा सकें कि आप इनके साथ इनको समझ कैसे सकते हैं। अच्छा, एथ्यूज़ा मेडिसिन जो है ये हमारी मटीरियल मेडिका की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और स्पेशली बच्चों में ये बहुत अच्छा काम करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बड़ों में नहीं देते, लेकिन बच्चों में हाँ इसके केसेस ज़्यादा हैं क्लिनिकल। मेरे पास जो बच्चे आते हैं जैसे अब जो गर्मियों का सीज़न जैसे स्टार्ट हुआ है और बड़ी एक पीक पे गर्मी पड़ रही है, तो इससे पैदा होने वाले जो मसाइल हैं और इसकी वजह से जो GIT के प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें एथ्यूज़ा जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो बच्चे दांत निकाल रहे हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, उनकी एज ऐसी है, उन बच्चों में भी एथ्यूज़ा बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि हम सब स्टार्टिंग में हम यही समझते हैं कि ऐसे बच्चे जो कि दांत निकालते हैं और उस डेंटिशन की वजह से जो उनके प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें हम सिर्फ कैमोमिला दे सकते हैं। कैमोमिला इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत जगहों पे बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन एथ्यूज़ा एक ऐसी रेमेडी है जहाँ पे आपको कैमोमिला से ज़्यादा वॉयलेंस मिलेगा। मैंने कैमोमिला जब जब भी दिया है तो मैंने उस पेशेंट को दिया जिसमें इतना वॉयलेंस नहीं है सिम्टम्स को लेकर, वो इतने एग्रावेटेड नहीं है, वो इतने बड़े हुए नहीं है। लेकिन एथ्यूज़ा, हाँ एथ्यूज़ा वो मेडिसिन है कि जहाँ मेरा पेशेंट कैमोमिला से ठीक नहीं हो रहा होता और मुझे लगता है कि ये उस स्टेज से निकल गया है, ये बहुत वॉयलेंट स्टेज में मेरे पास पहुँचा है, तो फिर मैं एथ्यूज़ा का इस्तेमाल करती हूँ या एथ्यूज़ा पे ध्यान देती हूँ। अगर एथ्यूज़ा साइनेपियम की बात की जाए तो जो फर्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरा ख्याल है बोरिक ने भी अपने फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे लास्ट में लिखी हुई है, मुझे लगता है कि इसको ऊपर लिखना चाहिए था, वो वॉयलेंस वर्ड ही है। इसमें जो सिम्टम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब वॉयलेंस के साथ हैं और वॉयलेंस के लिए इसका एक बाकायदा पैटर्न है, ये कैसे कैसे एग्रावेशन या कैसे कैसे शदीद सिम्टम्स की तरफ बढ़ता है, इसका बहुत अच्छा पैटर्न जो डिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर नैश ने अपनी बुक में लिखी हुई है। यानी मुझे लगा कि एटलीस्ट ये जो GIT का जो वॉयलेंस है और GIT के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डॉक्टर नैश ने बहुत अच्छे एक पैटर्न से एक्सप्लेन किए। तो आप इसके लिए डॉक्टर नैश को भी ज़रूर कंसिडर करें। मैं भी वैसे इसको थोड़ा सा डिस्कस करूँगी डॉक्टर नैश को। अब वो कहता है कि करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रिलेट मेनली टू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं GIT से एसोसिएटेड हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डेफिनेटली ब्रेन ज़ाहिर है इन्वॉल्व हो चुका होता है, लेकिन इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट बहुत शिद्दत से हो चुकी होती है। पेशेंट जो है वो एंगिश होता है, क्राई होता है, एक्सप्रेशन ऑफ अनईजीनेस एंड डिसकॉन्टिनेंट होता है। इसकी जो बहुत लीडिंग रेमेडी है, डेफिनेटली बच्चों की मानी जाती है।
ड्यूरिंग डेंटेशन समर कंप्लेंट्स व्हेन विद द डायरिया देयर इज अ मार्क इन एबिलिटी टू डाइजेस्ट मिल्क। बच्चा दूध नहीं डाइजेस्ट कर पाता। अब इस पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि दूध में कोई इशू है, बच्चे का अपना जीआईटी डिस्टर्ब है ड्यू टू द समर, ड्यू टू द डेंटेशन, ड्यू टू द एनी अदर रीजन, तो वो उसी दूध को जो वो रूटीन में पी रहा है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। एंड पुअर सर्कुलेशन सिम्टम्स सेट इन विद द वॉयलेंस। अगर बच्चे की माइंड की बात की जाए तो माइंड में वो बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, बेचैन होता है, बहुत ज़्यादा रोता है, रेस्टलेस होता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, डॉक्टर नैश लिखते हैं कि अगर बच्चे ने इमेजिनरी देखा है, नॉट एक्चुअल विजुअल, उसकी इमेजिनेशन है कि यहाँ से चूहा गुजर गया या बिल्ली गुजर गई है, तो आप यकीन करें वो फेयर उसके अंदर इतना ज़्यादा होगा कि वो भागकर दूसरे कमरे में चला जाएगा। और जब आप उसको चेक करेंगे तो उस रूम में कुछ भी नहीं होगा। यानी उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ये समझ नहीं पाता कि ये वो देख नहीं रहा, एक्चुअल में ये वो उसका वहम है। अनकॉन्शियस स्टेट होती है, इनएबिलिटी टू ऑब्वियसली थिंक होता है। इतनी ज़्यादा कंडीशन इसकी बिगड़ जाती है कि ये सोच नहीं पाता, किसी भी चीज़ को फोकस नहीं कर पाता। अच्छा, एक ना वर्ड बोरिक ने लिखा है, दैट इज द ब्रेन फैग। ब्रेन फैग असल में एक सिम्टम्स की कलेक्शन का सेट है। इसमें होता ही है कि इंसान का कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान सोच नहीं पाता, उसकी समझने की सलाहियत अजीब सी हो जाती है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अच्छा, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स तो आते ही हैं, इसके फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। इसके ऑक्सीपिटल रीजन में और ये जो स्पाइनल रीजन है स्पेशली नीचे तक, ये रीजन पेनफुल हो जाता है। इसमें बर्निंग की सेंसेशन भी होती है ब्रेन फैग के अंदर। तो माइट बी पॉसिबल आपको इसके ऑक्सीपिटल रीजन, इसका स्पाइनल रीजन बर्निंग और पेन की सिम्टम दे, तो आप समझ जाएं कि यहाँ कहीं ना कहीं इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उसको हम ब्रेन फैग का नाम देते हैं। इसके बाद वो कहता है कि जो सर होता है वो इसका ऐसे लगता है जैसे किसी चीज में जकड़ा गया है। डॉक्टर विलियम बोरिक ने लिखा है, फील्स बाउंड अप और इन अ वाइज। वाइज जो है वो दरअसल एक आला होता है जो आमतौर पे हम किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए, उस पर काम करने के लिए उसको किसी आले में डालते हैं और उसको होल्ड करते हैं। ये बिल्कुल एक रैंच के मुंह की तरह का एक आला है जिसके अंदर, और फील होता है पेशेंट को बकायदा कि दोनों तरफ से मुझे इस चीज को कोई प्रेस कर रहा है सर को। ऑसिपिटल पेन एक्सटेंडिंग डाउन स्पाइन, बेटर लेइंग डाउन एंड बाय प्रेशर। इसका जो ये वाला रीजन है पीछे वाला सर का, ये और स्पाइन पेनफुल होता है, इसको दबाने से और इसको लेटने से फर्क पड़ जाता है। हेड सिम्टम्स रिलीव्ड बाय एक्सपेलिंग फ्लैटस। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिम्टम है, क्योंकि ये मैंने भी जब एथ्यूज़ा, अब मेरे पास जो एथ्यूज़ा के पेशेंट इत्तेफाक से आए वो सारे इतने छोटे थे कि वो डेफिनेटली इन सिम्टम्स को ओके नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी जो मदर्स थी वो बताती हैं कि जब ये इसका फ्लैटस पास होता है तो ये थोड़ी देर के लिए बेहतर हो जाता है। अब उसके सिम्टम्स सर के थे या नहीं थे, डेफिनेटली वो इतना छोटा बच्चा है कि वो नहीं बता पा रहा, लेकिन बहरहाल जो मदर की एविडेंस है वो ये है कि वो बेहतर फील करता है उसके बाद। नेक्स्ट वो कहता है कि हेयर फील्स फुल, यही वही फीलिंग है कि सर बहुत जकड़ा हुआ महसूस होता है। वर्टाइगो विद ड्रोजीनेस विद पैल्पिटेशन, हेड हॉट आफ्टर वर्टाइगोसिस। अच्छा, इसके ना सर के सिम्टम्स जो है ना वो सारे के सारे दरअसल एक्चुअल हेडिक नहीं है, वो सारे के सारे इसकी जो कंडीशन जीआईटी की वजह से है उसी से बन रही है। अच्छा, इसके अलावा इसकी आइज की बात की जाए तो आइज में एक बड़ी स्पेसिफिक चीज है, इसका एक पैटर्न होता है। जब इसको वॉमिट होती है ना, तो वॉमिट के बाद इसकी जो आंखों की जो मूवमेंट है या जो आइज है वो आपको डाउनवर्ड लगेंगी, ना आपको साइड पे लग जाती नजर आएंगी ना आपको अपवर्ड लगेंगी, तो आपको इसकी आंखें डाउनवर्ड गिरी हुई महसूस होंगी। अच्छा, प्यूपल डायलेट हो सकता है, कानों के अंदर भी इसी सारी प्रॉब्लम की वजह से एक ऑब्स्ट्रक्शन सी फीलिंग आ सकती है। हिसिंग साउंड्स इसके अंदर आपको मिलेंगी। अगर नाक की बात की जाए तो नाक का एरिया, अच्छा नाक के एरिया में ये होता है कि नाक क्योंकि पीछे से सर इन्वॉल्व हो गया है, आइज की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, कान भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो नाक भी अपने कुछ सिम्टम्स देगा। इसमें एक बहुत हाईलाइटेड नाक का सिम्टम है जिसको इसने लिखा है कि जो इसका लीनिया माइनर है वो अब प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब लीनिया माइनर क्या होता है कि आपके नाक के जो एरिया है, स्पेशली नेजल्स के जो वो हैं, वो
वो ऐसे रिंकल्ड फील होंगे आपको, आपको लगेगा जैसे यहाँ पे बाकायदा कोई लाइंस पड़ी हुई हैं। तो इन लाइंस को या किसी तरह के पैचेस को जब आप देखें तो डेफिनेटली ये इसका एक साइन हो सकता है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं इसके मुंह की। ड्राई माउथ होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग पिस्ट्यूल्स इसके गले में हो सकते हैं और इसको इस वजह से निगलने में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, स्टमक की बात करें तो स्टमक इसका बहुत वास्ट यूनिट है और वास्ट सिम्टम्स दे रहा है और बाकायदा पूरे एक पैटर्न के साथ स्टमक आपको जो है वो इसके सिम्टम्स आ रहे हैं। अब डॉक्टर नैश कहते हैं कि स्टमक में होता ये है कि ये बच्चा दूध पीता है, उसको निगल लेता है और फौरन से पहले उसको वॉमिट कर देता है। इन दैट केस अगर वो फौरन से पहले वॉमिट नहीं कर रहा और उसने उसके स्टमक ने उसको थोड़ी देर रख लिया है, तो जो वॉमिटिंग फाइनली उसको आएगी, क्योंकि उसको वॉमिट आएगी ही आएगी, वो इतनी ज़्यादा सौर होगी, बाकायदा उसका उसकी स्मेल खट्टी महसूस होगी। मदर या अटेंडेंट पेशेंट का आपको इसके बारे में गाइड करेगा। और जो कर्ड्स होंगे वो इतने बड़े साइजेस के होंगे कि जब वो पेशेंट उसको बाहर निकाल रहा होगा वॉमिट के ज़रिए तो उसको निकालने में भी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि गला ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुका है। तो गले में बर्निंग हो रही है, गले में किसी तरह के पिस्ट्यूल्स बन चुके हैं, तो गला ऑलरेडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस वजह से वो जो कर्ड्स हैं, वो जो लोथड़े बन गए हैं खाने के और वो दूध के, उसके वो जो बाहर आना है उसमें वो बहुत मुश्किल से आएगा। अच्छा अच्छा, अब वो कहता है कि डॉक्टर नैश ही कहते हैं कि अगर ये बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगा, इफ दिस कंडीशन ऑफ स्टमक इज नॉट क्योर्ड द केस विल गो टू द कॉलरा इन्फेंटम। अच्छा, इसी कंडीशन को आप यूं समझें कि आपके पास पेशेंट अब लेट आ रहा है, तो अगर ये कंडीशन हो चुकी है तो इसके बाद आप समझ लें कि आपका पेशेंट जो है वो कॉलरा इन्फेंटम का शिकार हो चुका है। उसके साथ साथ आपको ग्रीनिश स्लिमी स्टूल मिलेगा, पेट दर्द मिलेगा, आपको पेट के अंदर मरोड़ मिलेंगे। अब ये कन्वर्जन जो है, ये कन्वर्जन आंखों के साथ, मैंने अभी आपको बताया आइज डाउनवर्ड इसकी मिलेंगी आपको। और इस केस के अंदर अगर स्टिल प्रोग्रेस चल रही है, मतलब आपके पास पेशेंट अभी भी नहीं है या डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा, तो उसको पैटर्न में क्या नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा उसका? उसका नेक्स्ट पैटर्न ये होगा कि जो उसका चेहरा होगा वो बहुत ज़्यादा संकन होगा। उस संकन की वजह से उसके नॉस्ट्रिल्स के सराउंडिंग पे वो रिंकल्स पड़ेंगे, जिसकी बात हमने अभी की है। अच्छा, इसके बाद वो क्या करेगा कि जो दूसरी लास्ट प्रॉपर्टी आएगी या लास्ट चीज जिस पे कंफर्मेशन करनी है कि एथ्यूजा कब देनी है या एथ्यूजा नहीं देनी, ये अगर पैटर्न आपको मिल रहा है तो इसके बाद एक लास्ट चीज कंफर्म करें, उसकी प्यास। इसमें प्यास बिल्कुल नहीं है, ये पेशेंट पानी नहीं पीना चाहता, बिल्कुल कंप्लीट एब्सेंस है प्यास की। अच्छा, एथ्यूजा साइनेपियम के साथ हम लोग कलकेरिया की मेडिसिन का भी कंपैरिजन करते हैं और कलकेरिया की जो कंपैरिजन है उसमें कलकेरिया का टेम्परामेंट देखकर हम क्लियर करते हैं। इसका टेम्परामेंट कलकेरिया जैसा नहीं होता, तो इसलिए हम लोग इसे कलकेरिया नहीं देते, एथ्यूजा दे देते हैं। तो कलकेरिया का टेम्परामेंट हमें पता है, वो बच्चा किस किस्म का होता है या वो पेशेंट किस किस्म का होता है। तो हम जब वो टेम्परामेंट के बगैर कोई मेडिसिन ऐसा पेशेंट आ जाए जिसमें ये सब सिम्टम मौजूद हैं जो कलकेरिया से मिलते जुलते हैं, तो फिर आप एथ्यूजा के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं डॉक्टर विलियम बोरिक के बारे में। नेक्स्ट, डॉक्टर विलियम बोरिक का स्टमक भी वो यही कहता है, एक पैटर्न है, लेकिन मुझे ज़्यादा पर्सनली जो पैटर्न वाइज इसका जो अंडरस्टैंडिंग मिली वो मुझे नैश से मिली, तो आप इसको नैश से ज़रूर पढ़िएगा। अगर इसके पेट की बात की जाए तो पेट वो कहता है कि इसका कोल्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगर इसके आप स्किन पे हाथ लगाएंगे पेट के तो आपको शायद वहाँ पे ठंडक का एहसास मिले, या कुछ पसीना आया हो, स्वेटिंग आई हो, स्वेटिंग जैसा एहसास हो, या वो कुछ वेट वेट मिले आपको। पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक होती है। इसके अलावा वो कहता है कि आपको वही कॉलिक पेन है जो कि आपको डेफिनेटली वॉमिटिंग से हो रही है, वीकनेस हो रही है और सेंसिटिव हो गया है। एक बबलिंग सेंसेशन है जो आपके पेट के अंदर महसूस होगी, यानी कन्वर्जन टाइप क्रैम्प्स लाइक फीलिंग आपको महसूस होगी। स्टूल की बात करें तो स्टूल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टेज ऐसी आती है जब आपके पेशेंट की का जो केस है वो बिगड़ रहा है और आपके पास वो भी पहुंचा नहीं है, थ्यूजा तक आप नहीं पहुंच पाए, तो फिर क्या होता है कि ये पेशेंट जो स्टूल है वो ग्रीनिश करेगा और अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स के साथ करेगा। इसके साथ बहुत शदीद पेट में दर्द होगी, बहुत ज़्यादा मरोड़ पड़ेंगे और पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्रॉजी हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जो है वो अगर अगर अच्छा स्टूल का भी एक पैटर्न है। अगर वो आपको ग्रीनिश स्टूल मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन भी मिल सकती है, यानी ये ऑल्टरनेट पे भी कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास अभी पेशेंट ऐसा आया है जो स्टूल के साथ आ रहा है,
लेकिन बाद में हो सकता है मे बी वो कंप्लेन करे कि मुझे अब कब्ज़ हो गई है, या वो जिस टाइम आपके पास पहुंचा है उस टाइम वो कब्ज़ हो चुकी हो, उससे पहले की स्टेज में कहीं उसको स्टूल का प्रॉब्लम हो चुका हो, ग्रीनिश है और वो स्लिमी सा है और थिन सा है, और उससे उसके अलावा उसको पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, अगर बात करें इसकी फीमेल्स की, तो फीमेल्स में जो है वो इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर लेंसिनेटिंग पेन्स होती हैं। अच्छा, पेन जो होती है ना, ये तकरीबन हमारे पास, अगर मैं कैंट की बात करूं जो मैंने काउंट की थी या मैंने ऑब्जर्व की थी, वो 20 से 22 तरह की पेन्स तकरीबन हमारे पास डॉक्टर कैंट ने हमें दी हुई हैं। बहरहाल लेंसिनेटिंग पेन्स जो होती हैं, शार्प पेन्स होती हैं, कटिंग पेन्स होती हैं, इनमें शार्पनेस होती है, बहुत ज़्यादा चुभन का एहसास हो सकता है, पिंपल्स हो सकते हैं इसके, और मेंसेस इसके वाटरी हो सकते हैं, और इसके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो लेंसिनेटिंग पेन्स ना सिर्फ इसके पेल्विक रीजन में होगी बल्कि इसके मेमोरी ग्लैंड में भी हो सकती है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन जो होती है वो डायरेक्टली तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता इसका, लेकिन क्योंकि जीआईटी बहुत डिस्टर्ब है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कमज़ोर हो चुका है, तो इस वजह से माइट बी पॉसिबल आपको पेशेंट की जो रेस्पिरेशन है वहाँ कोई माइनर सा सिम्टम आपको ज़रूर मिल जाए। आगे वो कहते हैं कि बैक और एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो वॉट ऑफ पावर टू स्टैंड अप और होल्ड हेड अप, बैक फील एज इफ इन अ वॉइस, बैक पे इसको लगेगा जैसे किसी चीज़ में जकड़ी गई है। सो एजिंग इन अ स्मॉल ऑफ बैक, वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब नीचे टांगों वाला हिस्सा जो है उनमें कोई कमजोरी आ गई है। फिंगर्स एंड थम्स क्लेंच्ड होंगे, क्लेंच मतलब जस्ट लाइक ये कह लें कि आपका जो अंगूठा और ये हाथ है ये ऐसे ऐसे होंगे, मतलब कमजोरी से इसका इसका इतना बुरा हाल होगा वीकनेस से कि ये उसको प्रॉपरली खोल भी नहीं पड़ेगा, खोल भी नहीं सकेगा अपने हाथ को, वैसे यूं मुट्ठी की तरह क्लेंच कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। इसके बाद बात करें तो स्किन की, एक्सकोरिएशन ऑफ थाइज इन वॉकिंग, ये कुछ लेयंस हैं, कुछ इरिटेशंस हैं जो अब जब आप चलते हैं तो आपके थाइज में हो सकती हैं। ये माइट बी पॉसिबल ये बच्चे के थाइज जो है वो थोड़े फ्लैबी हों, तो इस वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन बहरहाल जो मैंने पर्सनली थ्यूजा देखी हुई है उसके अंदर मैंने अभी तक थाइज के कोई सिम्टम्स नहीं देखे। इजी रेस्पिरेशन एज सर्फेस ऑफ बॉडी कोल्ड एंड कवर्ड विद क्लैम्पी स्वेट, ये इसकी बॉडी का हम पहले एब्डोमेन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी बॉडी कोल्ड होगी। लिम्फेटिक ग्लैंड स्वेलन होंगे। अच्छा, अब लिम्फेटिक ग्लैंड्स क्या होते हैं? लिम्फेटिक ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसा एक नेटवर्क है जिनके अंदर जो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, ये थ्रू आउट रन कर रहा होता है। इम्यून सिस्टम के लिए भी हम इसको पढ़ते हैं, और इम्यूनिटी के अंदर भी लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं इसकी बॉडी के अंदर जो लिम्फ नोड्स वाले पॉइंट्स होंगे या लिम्फेटिक ग्लैंड्स जिनके साथ लिम्फेटिक नोड्स कनेक्टेड हैं, वो ग्लैंड्स की आपको स्वेलिंग मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ईचिंग इरप्शन अराउंड जॉइंट, स्किन ऑफ हैंड्स एंड ड्राई एंड श्रंकन। इसके अलावा एनासार्का, एनासार्का जो होता है ये बेसिकली स्वेलिंग्स होती हैं पूरी बॉडी की, ऑल ओवर बॉडीज जो है वो एडिमा लाइक स्वेलिंग्स होती हैं, तो आपको इसमें एनासार्का मिल सकता है। फीवर की बात करें तो ग्रेट हीट, नो थर्स्ट, नो थर्स्ट वाला पॉइंट आपने भूलना नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का थ्यूजा साइनेपियम किसी भी स्टेज में आपके पास आएगा उसमें आप प्यास नहीं है। प्रोफ्यूज कोल्ड स्वेट मस्ट बी कवर्ड ड्यूरिंग स्वेटिंग। स्लीप की बात करें तो स्लीप इसकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, और ठंडे पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रोजीनेस फील होता है, पेशेंट बहुत एग्जॉस्ट होता है, उसको सोना बहुत मुश्किल लगता है। अगर इसकी मोडालिटीज़ की बात करें तो इसकी जो मोडालिटीज़ है वो रात की इसका वर्स है और इवनिंग का इसका वर्स है। आधी रात को ये सुबह 3-4 बजे ये काफ़ी अपनी कंडीशन को वर्स कर लेता है। और अगर वो बेड इसकी मेलोरेशन की बात करें तो डेफिनेटली इसको ओपन एयर में अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर मैं इसकी डोज की बात करूँ तो 3rd to 30th डोज इसकी मेंशन की जाती है, बट डॉक्टर नैश ने इसको एक्यूजा साइनेपियम की 200 की पोटेंसी भी इस्तेमाल की है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पर्सनली तौर पे जब मैं मटीरिया मेडिका पढ़ती हूँ तो मैंने अपनी लाइक वीडियो में बताया भी था कि जब मैंने किसी भी मेडिसिन को कहानी की तरह समझना होता है ना, तो मैं नैश को उठाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नैश का जो समझाने का पैटर्न है वो बहुत ज़बरदस्त है। मे बी हमारा, क्योंकि अभी वो ज़िंदगी का ना वो एक्सपीरियंस है मटीरियल मेडिका का, ना वो हमने अभी उतना काम किया है शायद जो हमारे सीनियर्स ने कर लिया है, हो सकता है कि उनको वो बचगाना लगती हो। लेकिन ये है कि मुझे पर्सनली नैश बहुत पसंद है। नैश अपना एक बहुत अच्छा पैटर्न देता है। आप थ्यूजा साइनेपियम को बोरी से भी पढ़ के देख लें, आप उसको नैश से भी पढ़ के देख लें, तो नैश के अंदर वो एक बड़ा अच्छा पैटर्न देता है
जैसे कि एक्यूज़ा सिर्फ और सिर्फ जीआईटी पे काम ज़्यादा करती है, तो नैश ने उसी पर फोकस करके आपको एक कहानी की तरह सुना दी है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो डेफिनेटली नैश इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो जब भी बोरिक को पकड़े और आपके पास नैश अगर बुक फॉर्म में नहीं है तो ज़रूर ख़रीद लें, ये बुक फॉर्म में होनी चाहिए। इसे बुक फॉर्म में पढ़ने का बहुत मज़ा आता है, स्पेशली जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं या इस किस्म की बुक्स पढ़ते हैं जो नॉवल बेस्ड होती हैं, उनको नैश पढ़ने का बहुत मज़ा आएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्यूज़ा साइनेपियम। मेरी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर मेरी तरफ से कोई डेफिशिएंसी रह गई है, आपको लगता है कि एक्यूज़ा को मज़ीद अच्छी तरीके से एलेबोरेट किया जा सकता है, तो मुझे उसके लिए भी ज़रूर गाइड कीजिएगा। पढ़ने, पढ़ाने और सीखने सिखाने का ये मरहला जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे एक दूसरे के साथ बैठकर एक लंबी डिस्कशंस करना, एक लंबा टाइम देना। मुझे पता है घरों से निकलना, क्लिनिक से निकलना, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अलावा इस किस्म की सोशल गैदरिंग्स बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो अब बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम मरीज़ों को सेहतयाब करे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह।